इंडिया लाइव में आपका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि आम आदमी पार्टी ने जो ऑफर दिया है कांग्रेस पार्टी को कि आप पंजाब और दिल्ली छोड़ दीजिए, हम मध्य प्रदेश और राजस्थान में नहीं आएंगे। तो क्या है पॉलिटिकल प्लान आम आदमी पार्टी का और कांग्रेस की इस पर क्या प्रतिक्रिया है। साथ ही जानेंगे कि जो विपक्ष का महागठबंधन है उसमें दो पार्टियां आपस में अभी उलझी पड़ी हैं और 2024 का सफर जो है अभी बाकी है उसको पूरा करने में, तय करने में। महागठबंधन को एक करने के लिए नीतीश कुमार जिस तरह से दिन रात मेहनत कर रहे हैं और तमाम पॉलिटिकल पार्टी से मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जो सरकार है वो लगातार एक तरह से विपक्षी एकता में एक तरह से डेंट करने का प्रयास कर रही है। आप इसको आम आदमी पार्टी का डेंट मानिए चाहे कांग्रेस का मानिए, लेकिन दोनों में टकराहट कहीं ना कहीं विपक्ष की एकता में एक सुराग पैदा करेगा और इसका फायदा मौजूदा सत्ताधारी पार्टी बीजेपी को मिल सकती है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार संजय बिष्ट जी जुड़े हुए हैं। संजय बिष्ट जी, स्वागत है आपका। तो संजय बिष्ट जी, ये बताइए, ये जो पॉलिटिकल गेम चल रहा है आम आदमी पार्टी के बीच में, जो रस्सा कसी है कांग्रेस का कि भाई हम आपके साथ नहीं आएंगे, आपके आगे पीछे एक दूसरे की बुराई भी करेंगे, फिर पॉलिटिकल एक प्लान भी पेश होता है आम आदमी पार्टी की ओर से। और कांग्रेस के बड़े नेताओं की प्रतिक्रिया तो नहीं आई है, लेकिन जो दिल्ली से जुड़े अलका लांबा हो चाहे रागी नायक हो, उन लोगों की प्रतिक्रिया अगर आप सोशल मीडिया पर देखते हैं तो इससे साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस इस प्लान को खारिज कर रही है। क्या कहते हैं संजय वीर जी, क्या आपका मानना है और क्या है ये पॉलिटिकल प्लान आम आदमी पार्टी का? देखिए, आम आदमी पार्टी हो और आम आदमी पार्टी का जो सर्वे सर्वा है, यानी कि अरविंद केजरीवाल, उनका इस वक्त दो मजबूरियां हैं। सबसे पहली मजबूरी है कि उनके दो बड़े नेता सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया इस वक्त जेल में हैं। दूसरा है, उन्होंने रामलीला मैदान में अभी बीते दिनों रैली की। उनको लगा कि जैसी रैली उन्होंने 2011 में की थी अन्ना हजारे के नेतृत्व में, उसी तरीके से लोग आएंगे, दिल्ली के लोग आएंगे, उनका समर्थन करेंगे, जो कि फेल हो गई। और तीसरा है, जो वो प्रधानमंत्री मोदी के पीछे पड़े रहे और जो सर्विसेज हैं, एग्जीक्यूटिव सर्विसेज को लेकर जो पावर एलजी से छीनकर अरविंद केजरीवाल को मिली थी, उस पर जो ऑर्डिनेंस आया था केंद्र सरकार की तरफ से, उस पर वो चाहती है कांग्रेस का साथ। अब इन तीनों के जरिए वो किसी ना किसी तरीके से कांग्रेस को लुभाने की कोशिश कर रही है। अब क्योंकि दिल्ली में और पंजाब में आम आदमी पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ आई है, लोगों ने उसको स्वीकार किया है, तो ऐसे में उसके पास जो नेगोशिएशन के लिए जो भी कार्ड बचता है वो यही दो स्टेट है। हालांकि आम आदमी पार्टी बोल रही है कि वो मध्य प्रदेश और राजस्थान में चुनाव नहीं लड़ेगी, लेकिन अगर वो लड़ती भी है तो इससे कांग्रेस को बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला नहीं, इसलिए कांग्रेस उनकी इस बात को खारिज ही कर दिया है। मान लीजिए इस ऑफर को खारिज ही कर दिया है कांग्रेस ने एक तरीके से। रही महागठबंधन की बात, तो आने वाले 2024 के चुनाव में, क्योंकि अरविंद केजरीवाल काफी अच्छे राजनेता हैं, बहुत सोच समझ कर आगे कदम बढ़ाते हैं, तो देखिएगा कि आने वाले 2024 के चुनावों में जो वादा वो अभी कर रहे हैं, हो सकता है उस वादे से पलट भी जाए और कांग्रेस के आमने सामने खड़े हो जाए। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ गणेश जी कि आम आदमी पार्टी की तरफ से जो ये बात आई है कि भाई हम मध्य प्रदेश और राजस्थान में चुनाव नहीं लड़ेंगे, अगर उनका मन होता चुनाव लड़ने का तो अरविंद केजरीवाल गुजरात चुनाव की तरह पूरी जान फूंक देते दोनों में से किसी भी एक स्टेट में। वैसा उन्होंने किया नहीं। कर्नाटक में वो गए जरूर चुनाव लड़ने के लिए और उन्होंने लगभग सभी सीटों में चुनाव लड़ा भी, लेकिन सब पर उनके जो उम्मीदवार थे उनकी जमानत जब्त हो गई। अब उनके पास चारा क्या बचता है, वो सिर्फ नेगोशिएशन करना चाहते हैं किसी भी तरीके से। और ये जो, जहां तक मुझे लगता है, वो जो अध्यादेश केंद्र सरकार लेकर आई थी, उसको उसमें कांग्रेस का साथ पाने का एक जरिया है। देखिए संजय जी, आम आदमी पार्टी की जो बुनियाद है ना, वो अलग रास्ते पर चलने के लिए बाध्य है। उसके बुनियाद में यह है कि हम अलग चलेंगे, अकेले चलेंगे। वो तो मौजूदा दौर में चूंकि मामला फंस गया है, केंद्र से उनकी टकराहट, बीच बीच में वो शांत हो जाते हैं, बीच में फिर टकराहट करते हैं और मामला इस पर ऐसा फंस गया है
कि उनके अधिकार सीमित कर दिए गए हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं हो रही है, इसलिए वो अभी मध्यम मार्ग अपनाए हुए हैं। लेकिन मौजूदा दौर की जो राजनीति है, इसमें तो हर पॉलिटिकल पार्टी जान लगाई हुई है। क्योंकि कारण ये है कि आपको याद होगा 2000 जब ये आम आदमी पार्टी आई थी सरकार में, जिस तरह से एग्रेसिव पॉलिटिक्स कर रही है, और आज की भाषा में, आज की तारीख में उनकी भाषा को देखिए, उनके अंदाज को देखिए, वो एक प्लान भेज रहे हैं कांग्रेस पार्टी को। लेकिन याद करिए कि जब पहली बार सरकार बनी थी तो कांग्रेस ने ही उनको सहारा दिया। उनको लगता है कि कहीं न कहीं कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है। लेकिन हाल के दिनों में राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा के बाद और कर्नाटक, इसके पहले हिमाचल प्रदेश, इन दोनों राज्यों में जो प्रचंड बहुमत मिली कांग्रेस को, उससे कांग्रेस काफी उत्साहित है। उससे लगता है कि मेहनत करने से हम अकेले, जो मेरा पहले राज्य था, जैसे कांग्रेस संगठन था, कई राज्यों में उसके संगठन थे और सरकारें थी, हम पुनः उस स्थिति को प्राप्त कर सकेंगे। ऐसे में कांग्रेस अभी एकला चलो की नीति पर अपनाई हुई है। लेकिन क्योंकि चुनौती आपको नरेंद्र मोदी से मिली हुई है, एक ऐसा नेता जो विपक्ष के खेमे को भी छेद कर देता है, प्लस वो एक स्टार प्रचारक हैं आज की तारीख में। तो बीजेपी आज की तारीख में एक सशक्त पार्टी है, मजबूत पार्टी है, इसमें दो राय नहीं है। और हर कोई मानता है, अगर नहीं मानता तो विपक्ष को एकजुट होने की नौबत नहीं आती, क्योंकि यही विपक्ष जो है, गाहे बगाहे आप देखेंगे कि जब राज्यों के चुनाव होते हैं तो आमने सामने लोग एक दूसरे को पता नहीं क्या क्या करते हैं, कैसे कैसे शब्दों से नवाजे जाते हैं, ठीक है। लेकिन जब चुनाव खत्म हो जाता है और जब मजबूरियां हो जाती हैं तो महागठबंधन या गठबंधन की बात आती है। ऐसे में आम आदमी पार्टी का दिल्ली में अभी जो प्लान आया है कांग्रेस के लिए, मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस उसको एक्सेप्ट करेगी। कांग्रेस ने पहले भी साफ कर दिया है कि हम एलजी वाले मामले पर उसने कांग्रेस ने बताया कि शीला दीक्षित की भी सरकार थी और वाजपेयी जी केंद्र में मैंने बीजेपी की सरकार थी, कैसे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से सरकार चली और दिल्ली का विकास किया। दिल्ली में 15 साल की शीला दीक्षित के राजपाट को अक्सर कांग्रेस याद दिलाती रहती है अरविंद केजरीवाल को। मामला यहाँ क्या है कि अपनी राजनीति करने की सब कोई, सारी पॉलिटिकल पार्टी अपनी राजनीति चमकाने में लगे हुए हैं, और जो गठबंधन हो रहा है ना, या दिखता है, वो सब एक मजबूरी का पार्ट है। एनडीए में जो बहुमत में आएगी, एक सवाल पूछना चाहूंगा, वो ये कि देश में दो बड़ी पार्टियां हैं, एक बीजेपी और एक कांग्रेस। बीजेपी 2 बार पूर्ण बहुमत के संग लोकसभा चुनाव जीत चुकी है, जबकि 2019 में जब महागठबंधन एक बार पहले ही बना था, जब 2019 में, उस वक्त तो उसने प्रचंड बहुमत के संग जीत दर्ज की थी। तो दूसरी पार्टी भी हमारी कांग्रेस, और कांग्रेस जो है, जैसे कि आपने बताया, भारत जोड़ो यात्रा के बाद काफी असर आया है कांग्रेस के दमखम में, उसके कार्यकर्ताओं में। वो लोग खुद स्टैंड अलोन करके 2019 का चुनाव लड़ने की तैयारी भी कर सकते हैं। हो सकता है वो महागठबंधन का हिस्सा भी ना रहे, राइट। इस बीच जो अरविंद केजरीवाल है, ये लगातार प्रधानमंत्री मोदी पर एक कैंपेन के जरिए, एक या मतलब कई कैंपेन्स के जरिए, चाहे वो चौथी पास राजा हो या ऐसे ही दूसरे कैंपेन्स के जरिए प्रधानमंत्री मोदी को घेरने की कोशिश कर रही है। यानी कि एक तरफ वो अरविंद केजरीवाल बराबर में खड़ा होना चाहते हैं मोदी के, और दूसरी तरफ वो दोस्ती चाहते हैं दूसरी बड़ी पार्टी के नेता से, यानी कि राहुल गांधी से। इसके लिए उन्होंने कई बार, संजय जी, मैं आपको एक बात बताऊं कि अरविंद केजरीवाल बहुत राजनीतिक महत्वाकांक्षी है, ये हर आदमी कर देता है। लेकिन राजनीति में जो कोई भी व्यक्ति आता है वो महत्वाकांक्षी होता है। पहली बात, 2014 में चुनाव कहां से लड़ा था उन्होंने? बनारस से। क्यों लड़ा था? क्योंकि वहां प्रधानमंत्री मोदी चुनाव लड़ रहे थे, आपको याद होगा, टक्कर भी दी। तो समय समय पर ये अरविंद केजरीवाल, लेकिन कांग्रेस के साथ दिक्कत ये है कि कांग्रेस अभी गठबंधन में आने को तैयार है, लेकिन ऐसी पार्टियां जो कि कांग्रेस को ही डेंट कर रही है, जैसे दिल्ली में 15 साल से शीला दीक्षित की सरकार थी, वहां किसका शासन है? अरविंद केजरीवाल। वो चाहते हैं कि दिल्ली में कांग्रेस कुछ भी ना रहे। ऐसे में मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस इनके मेगा प्लान को मानेगी। दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल हो या कांग्रेस हो, राजनीति में भरोसा जो है
वो सिर्फ गठबंधन तक दिखाई पड़ता है, ठीक है ना। और मौजूदा दौर में चूंकि आपको चुनाव भी जीतना है और आपको आपका जो सामना हुआ है नरेंद्र मोदी जी से के सामने सामना हो रहा है, उनका जो पॉलिटिकल क्या कहते हैं, उनका जो कैंपेन होता है वो सालों भर ऑन रहता है, बाकी लोग चुनाव के समय में एक्टिव होते हैं। पहली बार कांग्रेस जो है संगठन के स्तर पर, चाहे पद यात्रा के माध्यम से, चाहे ट्रक यात्रा, चाहे जैसे भी हो, कांग्रेस अपने आप को उठकर खड़ा होने की कोशिश में लगी हुई है और इसके रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, इसलिए कांग्रेस उत्साहित है। मुझे नहीं लगता है कि अरविंद केजरीवाल के प्लान को मानेगा कांग्रेस। रही बात की बीजेपी के सामने, बीजेपी जो है, देखिए बीजेपी एक फैक्टर है, वो चाहती है कि अरविंद केजरीवाल हमेशा हाईलाइट्स में रहे ताकि उसका जो असर है कांग्रेस का, जो पदयात्रा के जरिए जो भी लाइमलाइट में आते हैं, मीडिया की सुर्खियों में बने रहते हैं, समय समय पर अरविंद केजरीवाल का जो नस दबाया जाता है, उनको जब पिंच किया जाता है, तो फिर वो राष्ट्रीय सुर्खियों में आ जाते हैं। तो वो डेंट किसका कर रहे हैं? कांग्रेस का डेंट कर रहे हैं। फायदा किसको हो रहा है? बीजेपी को फायदा हो रहा है। तो राजनीति में क्या है, ये गेम चलते रहता है। लोग एक कभी इस पाले में रहते हैं, कभी उस पाले में रहते हैं। और अरविंद केजरीवाल को बीजेपी की बी टीम कही जाती है। कांग्रेस का हमेशा से आरोप रहा है ये बी टीम है। आपको याद होगा राजीव गांधी का जो भारत रत्न का जो मामला था विधानसभा में, जिसके मुद्दे पर अलका लांबा छोड़ दी थी पार्टी, वापस ली जाने की जो मांग की गई थी। तो ऐसे पार्टी से कांग्रेस भला क्यों फिर से गठबंधन करना चाहेगी? मुझे इसका कोई तुक नहीं लगता है जी। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं केजरीवाल ये उम्मीद बनाए हुए हैं, चाहे वो नीतीश कुमार के करीब जाकर हो, केसीआर से मिलकर हो, अखिलेश यादव से मिलकर हो, कि वो गठबंधन का हिस्सा बने रहे। और क्योंकि दिल्ली और पंजाब वो जीत चुके हैं और पूर्ण बहुमत से जीते हैं, तो उनका एक कॉन्फिडेंस अलग लेवल का है इस टाइम पे। भाई एक राज्य की पार्टी का विस्तार हुआ है, गुजरात में भी उन्होंने ठीक ठाक प्रदर्शन किया था, जिसके बाद वो नेशनल पार्टी भी घोषित हुई। तो ये कॉन्फिडेंस जो है अभी केजरीवाल के अंदर, क्या ये कॉन्फिडेंस इतना है कि वो प्रधानमंत्री मोदी के बराबर या फिर उनके उनसे प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार अपने आप को वो प्रमुख चेहरा बना सके विपक्ष का, जो महागठबंधन का एक्चुअली? देखिए, कद ऐसी बड़ी बात नहीं होती है। जब आप बड़े हो जाते हो तो कद अपने आप बढ़ जाता है। राजनीति में कद किसी का छोटा बड़ा नहीं होता। जैसे आप जब चुनाव हार जाते हैं तो आपका कद छोटा हो जाता है, लेकिन वही व्यक्ति 5 साल के बाद भी चुनाव जीतता है तो उसका कद बड़ा होता है। आपको याद होगा नरेंद्र मोदी 2014 के बाद पहले उनका कोई कद नहीं था, लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री बनते हैं उनका कद बड़ा हो जाता है। तो अरविंद केजरीवाल का कद बड़ा है या छोटा है वो तो बात का पहलू है। हर एक पॉलिटिकल पार्टी, इसमें केसीआर हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे ममता बनर्जी हो, एक अरविंद केजरीवाल, ये ऐसी क्षेत्रीय दल हैं जो अपना वजूद कायम रखते हुए अपने राज्यों में कांग्रेस को नहीं घुसने देने के लिए आतुर हैं। वो चाहते हैं कि नहीं, कांग्रेस यहाँ नहीं आए और हम आपको सपोर्ट करेंगे लोकसभा चुनाव। और हर आदमी चाहता है कि ये अच्छा मौका है कि गठबंधन की जब सरकार बनेगी तो शायद मुझे मौका मिल सकता है, क्योंकि देवगौड़ा कैसे बन गए थे, बात चल रही थी किसी और के नाम की और बन गए देवगौड़ा जी। तो राजनीतिक घटनाक्रम के पिछले इतिहास को अगर देखेंगे समझेंगे तो हर पॉलिटिकल पार्टी के नेता चाहते हैं कि भाई ये मौका है, गठबंधन में बने रहेंगे तो चांसेस बनेंगे। तो अरविंद केजरीवाल का कद उतना महत्वपूर्ण पहलू नहीं होता है। राजनीति में किसी का कद बड़ा नहीं होता। आप अपने कार्यों से अपना कद बढ़ाते हैं, लेकिन मौजूदा दौर की राजनीति बिल्कुल अलग है। यहाँ तो सत्ताधारी पार्टी अगर बीजेपी कुछ बात कहती है तो उसके प्रवक्ता अभी देखिए कितने बड़े कद के हो गए हैं। एक पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता का काम था सिर्फ आपने पार्टी का पक्ष रखना, लेकिन आज की तारीख में एक मंत्री से ज्यादा कद और उसका ओहदा पार्टी प्रवक्ताओं का हो गया। जो पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं या सांगठनिक लोग हैं उनको नहीं जानता है कोई, जितना कि कद आजकल बड़ा हुआ है प्रवक्ताओं की, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे अन्य पार्टियों का। क्षेत्रीय पार्टियों में ऐसा नहीं होता। क्षेत्रीय पार्टियों में क्या होता है कि उसका लीडर ही प्रवक्ता की तरह से एक तरह से उसकी छवि बड़ी होती है, इसलिए उसके लोग चाहते हैं कि हमारा नेता का कद और बड़ा हो।
लेकिन बड़ी पार्टियां जैसे बीजेपी है या कांग्रेस, दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज है, इसमें प्रवक्ताओं का भी कद बड़ा होता है, पार्टी नेताओं का भी कद बड़ा होता है। देखिए रही कद बात की अरविंद केजरीवाल के प्लान की, जी हाँ संजय जी कुछ पूछना। जैसे अब इस वक्त हम कद की बात नहीं करें, मेरा कद से मतलब था कि आम आदमी पार्टी जैसे वो नेगोशिएट कर रही है कि भाई तुम हमारे 2 राज्यों में मत लड़ो, हम तुम्हारे 2 राज्यों में दखल नहीं देंगे। ऐसे ही आपने ममता बनर्जी का नाम लिया, ममता बनर्जी का अपने आप में पश्चिम बंगाल में वर्चस्व है, वो जमीनी नेता हैं, कभी कांग्रेस में हुआ करती थी, उसके बाद अलग हुई और फिर 15 साल से पश्चिम बंगाल पे राज कर रही हैं। तो अगर कांग्रेस इन बातों को, इन नेगोशिएशंस को मानने लगे कि महागठबंधन में आकर कि भाई आप मेरे राज्य में नहीं आए और आप मेरे राज्य में नहीं आए, तो कांग्रेस भी लोकसभा में लड़ेगी कहाँ? सवाल यहाँ खड़ा हो जाता है। नहीं, लोकसभा में तो देने के लिए तैयार है लोग। देखिए दिक्कत ये है कि जो गठबंधन के बीच का जो सीटों का तालमेल होता है, वही सबसे बड़ी वजह होती है गठबंधन की सफलता का और असफलता का। यूपीए 1 हो चाहे यूपीए 2 हो चाहे एनडीए, बीजेपी का जो क्रमबद्ध जो विकास हुआ और जो पार्टी सत्ता में आई, तो अकेले बलबूते पर नहीं आई, पहले उसने एनडीए का कुनबा बहुत बड़ा था। तो देखिए विपक्षी एकता में सीटों का तालमेल, कहाँ कौन पार्टी लड़ेगी, राज्यों में हमारा क्या रहेगा सीट शेयरिंग, और लोकसभा चुनाव में आप कैसे करेंगे, इन पॉलिटिकल पार्टीज का करना है कि भैया राज्य में आप हमको छोड़ दीजिए, लोकसभा में हम आपको सीट दे सकते हैं चुनाव लड़ने। अब कांग्रेस इस मूड में नहीं है, ऐसा दिखाई नहीं पड़ रहा। कांग्रेस में थोड़ी सी ऊर्जा आई, खास करके ये जो भारत जोड़ो यात्रा और 2 राज्यों के में जो पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के बाद कांग्रेस अब कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती। उसको लगता है कि नहीं, अब मोदी जैसे स्टार प्रचारक, मोदी जैसे लोकप्रिय नेता को आप हरा कर, क्योंकि कर्नाटक का चुनाव हो चाहे हिमाचल प्रदेश का चुनाव हो, वहां मोदी जी और अमित शाह का धुआंधार प्रचार हुआ था और काफी रोड शो भी होते हैं उनके। एक तरह से आप उनको चुनौती देकर के आप चुनाव जब जीतते हैं, तो अपने आप में एक ऐसा फील होता है कि नहीं हम कुछ कर सकते हैं, हम वैसे जगह भी जा सकते हैं जहां पर हमारा संगठन कमजोर हो चुका है। तो फिर आम आदमी पार्टी के इस प्रस्ताव पर मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस तैयार है। तो इसे कांग्रेस का सेल्फ कॉन्फिडेंस कहें कि ओवर कॉन्फिडेंस कहें, क्योंकि सिर्फ 2 राज्य हैं अभी जहां पे पूर्ण बहुमत से जीती है, बाकी अभी 3 में उनको अभी चैलेंज है। मध्य प्रदेश में है, शिवराज सिंह चौहान है वहां पे, 15 साल से सत्ता पे काबिज रहे हैं। बीच में कांग्रेस जीती थी, लेकिन फिर सीटों का गणित बदला और बीजेपी सत्ता में वापस आ गई। दूसरा राजस्थान है, गहलोत सरकार वहां पर है, लेकिन गहलोत और सचिन पायलट के बीच में थोड़ी अनबन चल रही है, थोड़ी क्या बहुत अनबन चल रही है शुरुआत से ही पिछले विधानसभा चुनावों के। तो ये दोनों राज्यों में कांग्रेस को क्या लगता है कि मैं वापस कर्नाटक और हिमाचल को रिपीट कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी? आपका कुछ इस पे टिप्पणी? देखिए जो जो जिस तरह से जबलपुर में प्रियंका गांधी का जो दौरा शुरू हुआ, चुनावी दौरा करते हैं, आगाज की है और भीड़ बता रही है। ग्वालियर एरिया में, मध्य प्रदेश के ग्वालियर इलाके में कोई सम यादव हैं, जगन्नाथ या कोई यादव हैं, जो कि सिंधिया जी के साथ में, ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ में बीजेपी चले गए। और वो अब ठीक चुनाव के पहले वो कांग्रेस ज्वाइन किया है कल उन्होंने। और जब वो कांग्रेस ज्वाइन करने आ रहे थे, तो 400 गाड़ियों का काफिला का एक वीडियो वायरल हो रहा है, आप देखेंगे सोशल मीडिया पर काफी चल रहा है। 400 कारों का काफिला, वो दर्शाता है कि कांग्रेस, देखिए क्या होता है कि कोई बड़ा नेता या इस पार्टी से छोड़कर दूसरी पार्टी में जाने वाला नेता एन चुनाव के वक्त वापस लौटता है, तो उसके कई मायने होते हैं। या तो उस पार्टी में आपको जगह नहीं मिल रहा था, आपको स्पेस नहीं मिल रहा था, या हवा का रुख चेंज करते ही सोचे कि भाई हम भी इधर निकल लेते हैं। तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति थोड़ी सी मजबूत दिखाई पड़ रही है। और जो सर्वे आए हैं पॉलिटिकल चुनाव न्यूज चैनल्स के कुछ, उसमें मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिखाई पड़ी। राजस्थान में मामला मुकाबला हो सकता है, लेकिन बहुत बुरी स्थिति है ये भी नहीं कर। छत्तीसगढ़ में भी स्थिति लगभग मजबूत मानी जा रही है कांग्रेस की।
लेकिन मैं फिर कहूंगा कि चुनाव का जो विश्लेषण होता है उसमें हम और आप अगर ये साबित कर दें कि इसी की सरकार आएगी, तो फिर तो लोकतंत्र के मायने और वोट की जो ताकत होती है वो तो बिल्कुल पलट जाएगी। ऐसा होता नहीं, हम लोग सिर्फ अनुमान लगाते हैं कि यहाँ पर टक्कर हो सकता है, यहाँ पर मजबूत टक्कर होगा और यहाँ पर हार के चांसेस हैं। ऐसा लगता है कि कांग्रेस को हासिल होगा। नुकसान वाली स्थिति पहले से थी, इसमें नुकसान होने का जो गुंजाइश है सिर्फ बीजेपी को है, इसमें नुकसान कांग्रेस को बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश में वापसी करती है अगर मान ली कांग्रेस, तो एक बड़ा राज्य मिलता है उसे। जी देखिए, हमारा जो मतलब शुरुआती हुई थी आम आदमी पार्टी से, फिर हम बीजेपी और कांग्रेस तक चले गए, लेकिन मध्य प्रदेश और राजस्थान ही सेंटर है और इसी को लेकर आम आदमी पार्टी ने ऑफर भी दिया है। तो क्या अगर कांग्रेस आम आदमी पार्टी के ऑफर को ठुकरा देती है, नजरअंदाज कर देती है, अनसुना कर देती है, तो क्या आम आदमी पार्टी इस स्थिति में है कि वो मध्य प्रदेश में जाकर चुनाव लड़ सके, और अगर लड़ती है तो कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सके, और अगर नुकसान पहुंचाने की भी स्थिति में आती है तो कांग्रेस और बीजेपी में से किसको ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी, वैसा कुछ? देखिए, आम आदमी पार्टी अभी मुश्किल के दौर में गुजर, कारण ये है कि देखिए, अगर आपको सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलती है तो ऑर्डिनेंस के जरिए आपको आपके अधिकार को सीमित कर दिया, तो मुश्किल दौर है आम आदमी पार्टी, वो उससे निकलना चाहती है। तो कहाँ चुनाव लड़ेंगे, कौन जीतेगा कौन हारेगा, अगर आम आदमी पार्टी ये तय कर ले या कांग्रेस तय कर ले कि हम यहाँ नहीं हारेंगे, ऐसा होता नहीं और होगा भी नहीं। लेकिन क्योंकि आम आदमी पार्टी अभी मुश्किल दौर में है, वो जो गरजना था वो शांत हो चला है। बीच में कितने गरज रहे थे लोग, उससे कुछ भी नहीं हुआ, मोदी सरकार पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। आपने इधर ट्रांसफर क्या किए, रातों रात उधर आपका ऑर्डिनेंस आ गया। अब इस ऑर्डिनेंस को बदलने के लिए विपक्ष के एक होने के लिए और राज्यसभा में उसको हरा देने के लिए ये अभियान चल रहा है। ये एक लॉन्ग टर्म अभियान है। मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी के लिए फिलहाल विपक्षी एकता की वजह से उनको थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल रहा है। और तो एक और बात है, क्षेत्रीय छत्रप जो होते हैं ना, जैसे ममता बनर्जी भी चाहती हैं कि उनका भी कांग्रेस से टक्कर चल रहा है। मुझे तो लगता है कि चुनाव आते आते, चुनाव जैसे ही नजदीक आएगा, ये जो विपक्षी एकता जो दिखाई पड़ रहा है आपको, इसमें बहुत सा लूप होल्स आपको दिखाई पड़ेगा और उसमें कई लोग इधर उधर छटेंगे, निकलेंगे, फिर एक छोटा गठबंधन बनेगा। और इसके लिए शुरुआत उसमें मुझे जो दिखाई पड़ रहा है, आम आदमी पार्टी, ममता बनर्जी और अखिलेश यादव का एक गठबंधन जरूर बनेगा। केसीआर अलग रहेंगे, क्योंकि केसीआर के खिलाफ भी तेलंगाना में भी कांग्रेस का अभियान चल रहा है। तो मिला जुला कर ये कहिए कि राजनीति की जो तस्वीर होती है ना, कब किसके पाले में बदल जाए, कब कौन दुश्मन हो जाए, कब कौन दोस्त हो जाए, बहुत कहना मुश्किल है संजय जी। और आम आदमी पार्टी पर हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, आज हम लोग इतना ही डिस्कशन करेंगे, फिर हम लोग किसी और मुद्दे पर आएंगे, चर्चा करेंगे देश के राजनीतिक हालात पर। इंडिया लाइफ में हम लोग हमेशा एक पॉलिटिकल विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं, जो आमतौर पर आजकल बाकी चैनलों में आप देखते होंगे कि वहां तो एक एजेंडा के तहत विश्लेषण किया जाता है। हमारे सभी जो गेस्ट आते हैं अपने तरीके से विश्लेषण करते हैं। तो आज इतना ही संजय जी, हम लोग फिर अगले मुद्दे पर कल किसी और मुद्दे पर हम लोग डिस्कस करेंगे। इस डिस्कशन का एक निष्कर्ष निकला, वो ये कि महागठबंधन बने ना बने, एक छोटा गठबंधन बनने को तैयार है। बिल्कुल, महागठबंधन मुझे तो जो दिखाई पड़ रहा है, मुझे 2024, देखिए अभी तो सब लोग एक है, अभी 23 जून को या 27 जून को जो पटना में रैली है, उस समय तो एकता दिखाई पड़ेगी, लेकिन सीटों का जो शेयरिंग होगा, कौन कहां से लड़ेगा, देख, क्योंकि उन लोगों ने मोदी जी को एक चट्टान बना दिया कि हमारी लड़ाई चट्टान से है। तो आप खुद पहले से ही आप सामने वाले अपने जो विरोधी है उसको आप बहुत बड़ा कैरेक्टर बना कर रखे हुए हैं कि हर एक सारे पॉलिटिकल पार्टी मिलकर के एक उम्मीदवार खड़ा करेगा। ऐसा होगा नहीं, मुझे लगता है कुछ जगह पर हो सकता है, लेकिन हर जगह ये संभव नहीं है, बिल्कुल संभव नहीं है। इसलिए ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि महागठबंधन का ये फैसला, हाँ विपक्ष अगर एक हो जाए तो नरेंद्र मोदी को चुनौती देने में आसानी होगी।
लेकिन मौजूदा दौर की राजनीति बिल्कुल बदल गई है। हर तरफ चाहता है कि मैं भी पीएम बन जाऊं। हर आदमी, हर नेता, हर पार्टी का लीडर और उसके कार्यकर्ता चाहते हैं कि हमारी पार्टी सत्ता में आ जाए। जब मोदी जी बन सकते हैं, केजरीवाल जी बन सकते हैं, तो मैं क्यों? एक छोटा सा कमेंट और चाहूंगा आपसे, वो ये कि क्या कांग्रेस के लिए महागठबंधन में जाना फायदेमंद रहेगा या महागठबंधन से दूरी बनाना उनके लिए फायदेमंद रहेगा? देखिए, गठबंधन होना तो बहुत जरूरी है। आज की तारीख में कांग्रेस के पास हर राज्यों में उतना बड़ा सांगठनिक क्षमता नहीं है कि आप अपने बलबूते पर हर जगह आप परचम लगा सके। अभी कर्नाटक में शिव कुमार, डी शिव कुमार, सिद्धारमैया, उन लोगों के पहले सरकार थी, उन्होंने काफी वहां काम किया हुआ था, संगठन भी मजबूत था। और जैसा कि बताते हैं लोग कि डी शिव कुमार ने काफी मेहनत की थी उस पर। उसी तरीके से हिमाचल प्रदेश में देखिए, एंटी इनकम्बेंसी का वोट अगर आपके हाथ में आता है तो उसके लिए संगठन तो चाहिए ना। तो बहुत से राज्यों में धीरे धीरे कांग्रेस का संगठन है। उत्तर प्रदेश देखिए, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ की प्रभारी थी, महासचिव थी प्रियंका गांधी, लेकिन कुछ नहीं कर पाई। उसके पीछे एक ही वजह है कि संगठन जहां मजबूत होगा तभी आप कुछ कर पाएंगे। आप आम आदमी पार्टी की रणनीति क्या होती है? वो चुनाव के पहले ही, एक साल पहले से अपने तैयारियों में जुट जाते हैं। और बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, उसके बड़े नेताओं को, चाहे वहां का लोकल लीडर्स को, चर्चित चेहरे को अपने पार्टी में जोड़ती है। उसके बाद वहां कैंपेन करती है। उसी के पीछे ये कारण बनता है, जीत का कारण बनता है। मुझे लगता है कि गठबंधन के बिना तो आप 2024 का चुनाव जीत नहीं पाएंगे, कोई भी पार्टी। गठबंधन सिर्फ इधर ही नहीं है, विपक्ष में नहीं है, बल्कि सत्ता पार्टी में भी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दोनों पार्टी। तो गठबंधन की सरकार की जो रीत है ना, ये काफी समय से चली आ रही है। और आने वाले समय में ये गठबंधन की राजनीति चलेगी देश में, ये रहेगा। और इससे लोकतंत्र मजबूत भी होता है। किसी एक पार्टी का एकाधिकार नहीं होता है। देखिए, जैसे आप जो फैसले होते हैं, कई बार नोटबंदी के फैसले होते हैं, चाहे अभी आरबीआई का जो रूल चेंज हो गया है, चाहे बहुत सारी नीतियों में बदलाव होता है। जब आप पूर्ण बहुमत में होते हैं तो आपको लगता है कि भाई हमें चुनौती कौन देगा, हमारा गठबंधन का साथी मान लिया हट भी जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जब गठबंधन रहती है तो सरकार को चलाने के लिए उस पर एक नैतिक दायित्व भी, दबाव भी बना रहता है अपने गठबंधन साथियों का। तो गठबंधन की राजनीति देश के राजनीति के लिए फिलहाल तो मुझे ठीक दिखाई पड़ता है। 2024 के चुनाव में महागठबंधन तो होगा, छोटे छोटे गठबंधन भी आपको दिखाई पड़ेंगे। और जो मुझे एक क्लियर पिक्चर दिखाई पड़ रहा है, उसमें एक गठबंधन ऐसा दिखाई पड़ रहा है जिसमें अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल साथ दिखे। तो फिर इस बात से क्या समझा जाए कि नीतीश कुमार जो पूरे देश भर का चक्कर लगा रहे हैं, मतलब हर प्रदेश में जा रहे हैं और हर उस प्रदेश के बड़े नेता से मिल रहे हैं, सबको बांध रहे हैं, तो नीतीश कुमार का जो बड़ी पिक्चर वो देख रहे हैं, वहाँ छोटे छोटे लूप होल्स हैं अभी भी। और वो तो जैसा कि आपने बताया है, अभी तो लूप होल्स हैं। देखिए, ये विपक्षी एकता बनी रहे, उनसे उनको फायदा होगा। लेकिन मुझे लगता है, मेरा अपना आकलन है, मैं हो सकता है कि मैं गलत भी साबित हो जाऊं, लेकिन मुझे लगता है कि देखिए, कई बयान देखने के बाद, समझने के बाद, पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि ये जो ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, इनको लगता है कि कांग्रेस मगर अगर ज्यादा हावी रहेगी तो हम लोग की स्थिति खराब हो जाएगी। कोई नहीं चाहता है कि भाई किसी पार्टी, अपना पार्टी को छोड़ करके हम दूसरी पार्टी के लिए सहयोग करें। मैं भी जिंदा रहूं, आप भी जिंदा रहिए। ऐसे में कैसे सरकार कैसे बनेगी? चलिए देखते हैं इस पर क्या होता है। संजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग चर्चा किए और आगे भी हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी।